प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के दूसरे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। तो ये चैप्टर पूरे के पूरे तरीके से रूस और साम्यवाद पर निर्भर होने वाला है। तो साधारण शब्दों में कहा जाए तो यह चैप्टर में हम लोग पूरे के पूरे तरीके से समाजवाद के आधारित चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहला टॉपिक आता है समाजवाद। समाजवाद क्या है? समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत सामाजिक हितों को प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जहां पर लोगों की बातें ज्यादा मायने रखती है, ताकि समाज के सभी वर्गों को उनके मेहनत का बराबर फल मिल सके। इसलिए समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन सभी का मालिकाना हक, उन सबको बांटने का अधिकार, प्रबंध करने का अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहता है, बल्कि सरकार या समाज के हाथ में रहता है। इस टाइप की व्यवस्था के उत्पादन में निजी लाभ के लिए कोई जगह नहीं होती है। जैसे आप अपना पर्सनल गेन के लिए कोई काम नहीं करिएगा, आप अपना फायदा नहीं कमा सकते हैं। इसमें आपको ऐसा कमाना है कि उससे पूरे के पूरे देश का फायदा हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? समाजवाद कहा जाता है। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सामाजिक हितों को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि समाज के सभी वर्गों को उनके मेहनत का उचित फल मिल सके। और समाजवादी व्यवस्था में ऐसी अर्थव्यवस्था होगी जिसमें अंदर मालिकाना हक किसके हाथ में रहे? तो सिर्फ और सिर्फ सरकार या समाज के लोगों के हाथ में रहे। इस टॉपिक को हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के चैप्टर में पढ़ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, ये बताता है कि इस समाजवाद की शुरुआत, समाजवाद के सोच की शुरुआत कहाँ से हुई। समाजवाद की शुरुआत हमारे समाजवादी राइटरों के वजह से हुई। ये कुछ महान राइटर थे, कुछ महान लोग थे जिन्होंने समाजवाद के बारे में बहुत ही बढ़िया बातें कही हैं। इनमें से देखिए कुछ नाम आपको याद होंगे, जैसे सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियट, लुइस ब्लॉन, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। ये कुछ महान राइटर है जिन्होंने समाजवाद की सोच को दिया है और समाजवाद की सोच के बारे में बताया। एक समाजवाद की उचित डिफिनेशन ये भी हो सकती है कि समाजवादी व्यवस्था जिसके अंतर्गत पूंजीवाद को अंत करके सभी संसाधनों पर समाज का नियंत्रण दे दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। ये वाला भी आप व्यवस्था लिख सकते हैं, या फिर ये वाली परिभाषा भी लिख सकते हैं। आप अलग अलग जगह पे वीडियो पॉज कर करके नोट्स उतारते चलिए, क्योंकि ये आसान हो जाएगा। अगर आप नोट्स उतारते चलिएगा तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप देखेंगे इस चित्र में तो आपको पूरी तरीके से दिखाई दे जाएगा कि किस तरीके से यहाँ सभी मजदूर एक साथ मिलकर काम तो कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए काम कर रहे हैं? सरकार के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि वो सब मिलके एक देश, एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, ना कि सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। ये बात बहुत ही बेहतरीन साबित होती है समाजवाद के अंतर्गत। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपना अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब आपका अगला टॉपिक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने पूरे के पूरे सामाजिक विचारधारा को बदलने में बहुत भूमिका निभाई है। कार्ल मार्क्स हैं। इनका जन्म 5 मई 1918 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। ये एक यहूदी परिवार के सदस्य थे। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरी मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे, जिन्होंने बाद में जाके ईसाई धर्म अपना लिया था। असल में कार्ल मार्क्स बहुत ही पढ़ने में तेज थे और इसीलिए वो पढ़ने के लिए बाहर विदेश गए हुए थे। वो बोन यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने 1836 तक शिक्षा की थी। फिर बर्लिन में आ गए थे, बर्लिन विश्वविद्यालय में, बर्लिन यूनिवर्सिटी में आके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। और पूरी करने के बाद यहाँ पर रहे थे। यहाँ पर वो मोंटेस्क्यू, हीगेल, कांट जैसे महान महान दार्शनिकों की विचारधाराओं के बारे में पढ़े हुए थे। 1848 में वो बेचारे छोड़कर, बर्लिन छोड़कर आ गए और वो वापस आए, पेरिस आ गए। तो यहाँ पर आने के बाद उनकी मित्रता उनके दोस्त से हो गई, जहाँ पर उनका दोस्त कौन था? फ्रेडरिक एंजल्स। इनके सहयोग के साथ मिलकर उन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, किताब का नाम बहुत ही याद रखने लायक है,
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किताब की रचना की। इस किताब का प्रकाशन किया जिसने पूरे के पूरे दुनिया में आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक समाजवाद का जनक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है। यह किसकी किताब है? यह कार्ल मार्क्स की किताब है। 1867 में, आने वाले कुछ ही सालों के बाद, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नाम की प्रसिद्ध पुस्तक को लिखा। दास कैपिटल के अंतर्गत इन्हें इतनी अच्छी बातें लिखी थी कि जिसके वजह से इनको बाइबल कहा जाने लगा। ये किताब को बाइबल कहा जाने लगा। बाइबल ईसाइयों की बहुत ही पवित्र किताब होती है, उस किताब को बाइबल कहा जाने लगा था। इसमें उसने पूंजीपतियों का विश्लेषण किया, मजदूर वर्गों के शोषण से मुक्त करने के उपायों को बताया, और साथ ही साथ पुस्तक को प्रकाशित होने के कुछ ही बाद रूस में साम्यवादी क्रांति आ गई। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि इनके विचारधारा के वजह से कोई देश में क्रांति आती है। हालांकि 1883 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई, ये किसी क्रांति को नहीं देख पाए, लेकिन इन्होंने पूरे के पूरे यूरोप में, पूरे के पूरे रूस में ऐसी विचारधारा को जन्म दे दिया था जिसके वजह से ये कहा जा सकता था कि पूरा का पूरा समाज बदल रहा है। कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत। कार्ल मार्क्स समाजवाद पर थ्योरी दिए थे बहुत सारा, उनके कुछ सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं। उनमें से सबसे पहला सिद्धांत है पूंजीवाद का विरोध। कार्ल मार्क्स कहते थे कि पूंजी के कट्टर विरोधी थे। इनका कहना था कि मजदूरों की इस व्यवस्था में बहुत ही ज्यादा शोषण होता है और इसीलिए इसका अंत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पूंजीपतियों वर्गों का बहुत संघर्ष के कारण, ये दूसरा कारण यहाँ पे दिया गया है जिसमें है पूंजीपति वर्ग का संघर्ष। मार्क्स के अनुसार समाज मुख्यतः दो वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग का स्वामित्व तो उत्पादन के साधन पर होता है और श्रमिक वर्ग का स्वामित्व अपने श्रम को बेचकर निर्वहन करते हैं। दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, लेकिन पूंजीपति इसका फायदा उठा लेते हैं और मजदूरों को कम मजदूरी देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग संघर्ष कहते हैं। इनका दूसरा थ्योरी था। आगे की थ्योरी यहाँ पर दी गई। आगे की थ्योरी है जिनमें कहा गया, कार्ल मार्क्स का कहना था कि क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है और उसके कारण संतुलन स्थापित हो जाता है। कहने का मतलब, जब वो कोई काम करते हैं तो उस काम के बाद एक संतुलन स्थापित हो जाता है, उसके बाद एक बदलाव दिखाई देने लगता है। जैसे ये एक्शन हुआ ना, तो इस एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई कार्य जरूर होगा, ऐसा कहना था कार्ल मार्क्स का। और इसीलिए उन्होंने कहा कि साम्यवाद ही वह व्यवस्था है जो पूंजीवाद का विनाश करेगी और समाजवाद की स्थापना करेगी। यानी कि पूंजीवाद हुआ है तो पूंजीवाद के पैदा होने के साथ इसको खत्म भी तो होना पड़ेगा। तो इसके लिए इसको खत्म कौन करेगा? तो इसको समाजवाद खत्म करेगा। ये धारणा किसके द्वारा दी गई थी? ये धारणा है कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई थी। चलिए अब शुरू करते हैं अगला इनकी अगली विचारधारा। जो अगली विचारधारा है क्रांति। मार्क्स का विश्वास था कि धनी और निर्धन लोगों को समान लाने का एक ही रास्ता है, वो है क्रांति। क्रांति के बाद धनी वर्ग खत्म हो जाएगा और उत्पादन के जितने भी संसाधन है उन पर किसका अधिकार हो जाएगा? श्रमिकों का अधिकार हो जाएगा। यहाँ भी उन्होंने यही कहा था कि पूंजीवाद का विनाश हो जाएगा और समाजवाद की स्थापना हो जाएगी। इसका मतलब कार्ल मार्क्स बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी प्रवृत्ति के इंसान थे। इनको क्रांति बहुत ही ज्यादा पसंद थी। इनके द्वारा दिए गए ये 4 सिद्धांत थे जिसके अंदर पूंजीवाद का विरोध किया गया, पूंजी वर्ग संघर्ष को दिखाया गया, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को दिखाया गया और क्रांति के बारे में बताया गया। ये 4 प्रमुख सिद्धांत थे। किसके द्वारा? हमारे कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए ये 4 प्रमुख सिद्धांत थे। चलिए अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है, अब जब हमने पढ़ लिया कि रूस का समाज बदल रहा था तो रूस के समाज के वजह से समाज में क्रांति आने की बात तो पक्की थी। 20वीं शताब्दी में रूस की क्रांति एक सबसे महत्वपूर्ण क्रांति मानी जाती थी। रूस में असल में 2 क्रांतियां हुई थी, एक 1905 की क्रांति हुई थी और एक 1917 की क्रांति हुई थी। 1905 की क्रांति में रूस की जनता जारशाही के अत्याचार से तंग आकर क्रांति तो की थी, परंतु यह क्रांति फेल हो गई थी। इस क्रांति में रूस के सम्राट जो जार थे उसका शासन फिर से चलता रहा, उस क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन 1917 में जो क्रांति हुई ना, 1917 तक आते आते रूस की दशा बहुत बिगड़ गई थी और उस दशा बिगड़ने की वजह से जो क्रांति हुई, उस क्रांति को 1917 वाली क्रांति को ज्यादा बढ़िया माना जाता है क्योंकि वो क्रांति ज्यादा असर डाले हुए थी, पूरे के पूरे रूस के इतिहास पर ज्यादा असर डाले हुए थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1905 की क्रांति, सबसे पहले की क्रांति को हम लोग पढ़ते हैं 1905 की क्रांति। 1905 के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरीके से कैसे हार गया था। रूस
जनता के जार को ही पराजय का मानते थे, का कारण मानते थे। जार किसको कहा जाता था? रूस के राजा को जार कहा जाता था। सारा का सारा देश हैरान रह गया क्योंकि रूस जो एशिया के एक छोटे से देश को नहीं हरा पाया। इसके कारण के वजह से ही रूस की 1905 की क्रांति की शुरुआत हुई। कहा यह जाता है कि 1905 की क्रांति के वक्त जब रूस के जो किसान थे, जो मजदूर थे, उनका यह मानना था कि हमारे सम्राट रूस के जार इतने आसानी से नहीं हार सकते, इनको बहुत ही ज्यादा कुछ ना कुछ सहा होगा इन्होंने, इसीलिए ही हारे हैं। इसीलिए इनका कहना था कि जब हमारे जार हमारे देश का भरण पोषण करेंगे अब, तब वही बेहतर साबित होगा। इसीलिए उन लोगों ने 1905 की क्रांति की थी। 9 जनवरी 1905 को लोगों का एक झुंड रोटी दो के नारे लगाते हुए सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग, उस वक्त जो राजधानी थी रूस की, वो कहा थी सेंट पीटर्सबर्ग, कहा थी सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। लेकिन जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोली चला दी। और जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहा था? एक पूजा पादरी था, उसका नाम था गैपोन। गैपोन नाम का पादरी था। अचानक भीड़ पर गोलियां चल गई, इसकी वजह से हजारों लोग मारे गए। इसमें हजारों लोग मारे गए। इस नरसंहार के वजह से सारे के सारे रूस के लोग चकित रह गए थे कि ये कैसे कैसे हो गया। 22 जनवरी, जो पुराना कैलेंडर था वो 9 जनवरी था, अब नया वाला कैलेंडर 22 जनवरी, क्योंकि रूस 2 कैलेंडर फॉलो करता था। पहला कैलेंडर रूस में ही चलता था, वो सिर्फ 13 दिन पीछे चलता था, और उस कैलेंडर का नाम जूलियन कैलेंडर था। अब पूरी दुनिया में जो चलता है उसका नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर है। 22 जनवरी के दिन रविवार था, और रूस के इतिहास का यह दिन खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस जनसंहार के बाद ही 1905 की क्रांति में सब लोग शामिल हो गए थे। 1905 में क्रांति इतनी भयानक हुई, इतने ज्यादा लोग क्रांति का समर्थन में आए कि पूरे के पूरे रूस की सरकार को झुकना पड़ गया। और झुक कर इन लोगों ने एक संसद बनाई जिसका नाम था ड्यूमा, एक ऐसी संस्था जहां पर लोग नियम बना सकते थे बैठकर। उस संस्था का नाम क्या था? उस संस्था का नाम था ड्यूमा। ड्यूमा में बैठकर नियम बनाए जाते थे। 1905 में सरकार की द्वारा किया गया यही क्रांति का कुछ परिणाम था। आप इनको आसानी से देख सकते हो। पूछता है कि 1905 की क्रांति क्या थी, खूनी रविवार क्या है, तो इन दोनों टॉपिकों को आप आसानी से समझा सकते हैं। 1905 की क्रांति लोगों द्वारा की गई थी। इसमें लोग रोटी दो इत्यादि के नारे लगा रहे थे, महंगाई बढ़ने के लेकर कम कराने के चक्कर में थे। लेकिन फादर गैपोन के नेतृत्व में जो रैली का आयोजन किया गया था उस पर गोली चला दी गई, जिसके वजह से 9 जनवरी 1905 को कई सारे लोग मर गए। और इसी घटना को क्या कहते हैं? इसी घटना को खूनी रविवार कहते हैं। ये 1905 की पहली क्रांति थी। अब इस क्रांति के वजह के बाद क्या हुआ? इस क्रांति के बाद हुआ ये कि जब लोग शांत हो गए तो जार ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। जो ड्यूमा बनाई गई थी उस ड्यूमा को फिर से निरस्त कर दिया गया, फेल करा दिया गया, और राजा अपनी मनमानी करने लगा। सारे के सारे नियमों को फिर से लगाना शुरू कर दिया। इसके वजह से क्या प्रभाव पड़ा? इसके वजह से प्रभाव यह पड़ा कि पूरे के पूरे रूस के लोग फिर से तबाह हो गए थे कि क्या करे क्या नहीं करे। तो इसलिए इसके बाद जो अगली क्रांति हुई 1917 की क्रांति, उस क्रांति में ज्यादा असर देखने को मिलता है। अब अगला टॉपिक है 1917 की बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर जिसको क्रांति कहा जाता है, उसके कारण। तो चलिए उसके कारण दिए हैं, हम लोग कारण देख लेते हैं। सबसे पहला दिया है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में सबसे पहला कारण दिया है ये जो बोल रहा है, जिसका नाम है, ये बोल रहा है जार की निरंकुशता। जार की निरंकुशता का मतलब कि जार जो था वहां वो रसिया का राजा हुआ करता था। रूस में रोमनोव वंश का शासन चलता था। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। जार जो था वो एक रूस का जार जिसका नाम था जार निकोलस द्वितीय, वो एक बहुत ही कट्टर राजा था, वो एक निरंकुश शासक था। उसके पास जितनी भी शक्तियां थी वो सब उसी के हाथ में थी। वो अपनी मनमर्जी करते रहता था। वो दिन भर जो था वो चापलूसों के साथ ही रहता था उसकी। और उसने शादी भी की थी, तो उसकी शादी भी हुई थी तो जरीना जो थी उसकी पत्नी, जिसको जरीना कहा जाता है, वो भी उसी प्रकार की थी। और रास्पुटीन उसके टाइम का एक पादरी हुआ करता था। उस पादरी के टाइम पर बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार फैल गया था, फैलाने का काम उसी का था। तो कह सकते हैं कि ये सारे के सारे काम
जो थे वो जार की निरंकुशता दिखाते थे। रूसीकरण की नीति, अगला टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। ये टॉपिक बताता है कि रूस का जार राष्ट्रीय तौर पर समाजवाद का कट्टर विरोधी था। वो चाहता नहीं था कि कभी भी समाजवाद हो, इसीलिए रूसीकरण की नीति अपनाई और जितने भी छोटे जाति के अल्पसंख्यक लोग थे उन सभी लोगों पर जबरदस्ती भाषा वगैरह बदलवा दी, उनकी भाषा बदलवा दी, उनका धर्म बदलवा दिया, धर्म बदलवा कर संस्कृति ला दी। रूस में अलग अलग प्रजाति के लोग रहा करते थे, अलग अलग देश के लोग रहते थे, जर्मन रहते थे, पोलिश रहते थे, फिनलैंड के लोग रहते थे, यहूदी रहते थे, सबके रीति रिवाज अलग थे। लेकिन जार ने जबरदस्ती उन सभी पर नियम थोप दिया और थोप कर क्या बनवा दिया, उन्होंने कहा कि एक जार होना चाहिए, रूस का एक जार मतलब एक ही राजा होना चाहिए, एक एक चर्च होना चाहिए और एक ही रूस होना चाहिए, यानी कि रूस में कोई अलग धर्म, कोई अलग राजा और कोई अलग देश नहीं होना चाहिए। ये बात थी। दूसरा का मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव। तो मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव आप देख सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। कार्ल मार्क्स के बहुत सारे समर्थक आपको देखने को मिलेंगे। कार्ल मार्क्स के एक समर्थक थे जिन्होंने 1883 में एक पार्टी बनाई। वो पार्टी का नाम था रशियन सोशलिस्ट पार्टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, RSP, रशियन सोशलिस्ट पार्टी। आप इसको याद कर सकते हो। इस पार्टी का मुख्य काम, ये पार्टी बनाई गई थी और इस पार्टी को हालांकि गैर कानूनी कहा जाता था, लेकिन ये पार्टी बहुत ही ज्यादा मायने रखती थी। अगला टॉपिक है नागरिकों की स्वतंत्रता का अभाव। नागरिकों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी, यानी कि पूरे के पूरे रूस में कोई ना कोई खुफिया विभाग का अधिकारी छुपा ही रहता था। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कोई काम करके या फिर कोई गुनाह करके छुप सकता था। बहुत ही कठोर दंड प्रणाली रखा गया था, किसी भी प्रकार की आजादी नहीं, कोई भी राजा की बुराई नहीं कर सकता था। इसीलिए यह टॉपिक भी बहुत ज्यादा मायने रखता था। रूस की राजनीतिक मर्यादा पर आघात। हुआ ये कि रूस की राजनीतिक मर्यादा, करने का मतलब रूस का इज्जत खत्म हो रहा था। हुआ ये कि रूस लड़ाइयां लड़ने में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था और जीतने में भी प्रसिद्ध था। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो वो किसी भी लड़ाई को आसानी से जीत सकता था। लेकिन 1905 के से 17 के बीच में उसने कई युद्ध लगातार हार गए। इसके वजह से रूस की इज्जत पर काफी कमी हो गई और इसीलिए कहा जाता है कि रूस की मर्यादा में कमी देखने को मिलने लगी। रूस की 1905 की क्रांति का प्रभाव, 1905 वाली क्रांति अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसके वजह से पूरा का पूरा रूस भी प्रभावित हो गया और लोगों के अंदर ये भावना भर गई थी कि हाँ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब अपनी सरकार बना सकते हैं, अपने आप को पकड़ दिला सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। 1917 14 से 18 के बीच में, आपको याद है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया। कब से कब तक? 14 से 18 के बीच में लड़ा गया और इस युद्ध में रूस की हार हो गई। हार के बाद रूस को बहुत ही बुरा दिन देखना पड़ा था। जार निकोलस द्वितीय और जरीना की योग्यता, ये लोग बिल्कुल नाकामिल थे। कुछ सामाजिक कारण भी थे। किसानों की स्थिति बहुत बिगड़ रही थी, रूस में मौसम अच्छे नहीं हो रहे थे, किसानों को लोन बढ़ते जा रहा था, इसलिए उनकी परिस्थिति में बदलाव देखने को मिल रहा था। मजदूरों की स्थिति भी ठीक नहीं थी, वहां पर भी काफी ज्यादा तकलीफें देखने को मिल रही थी। इसीलिए रूस में जो सुधार आंदोलन हो रहे थे वो भी इतने अच्छे नहीं थे। रूस की औद्योगिकरण की समस्या थी, रूस में फैक्ट्रियां नहीं थी, इसकी वजह से मजदूरों को कम से कम रोजगार मिल रहा था। रूस में और भी कारण थे, जैसे धार्मिक कारण या बौद्धिक कारण, ये दोनों भी कारण बहुत ही ज्यादा मायने रखते थे रूस की क्रांति में। अब हम लोग आगे का टॉपिक खत्म करते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं मार्च की क्रांति या 1917 की क्रांति। 1917 में भी दो क्रांतियां हुई थी, एक मार्च की क्रांति, एक अक्टूबर की क्रांति। हम लोग पहले पढ़ ले रहे हैं मार्च की क्रांति। मार्च की क्रांति में 7 मार्च 1917 को, जो पुराने रूसियन कैलेंडर के हिसाब से 22 फरवरी 1917 को, पेट्रोग्राद के सड़कों पर किसान और मजदूरों ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला। इनके जुलूस का मुख्य मुद्दा था, या देख सकते हैं, इनके जुलूस का मुख्य मुद्दा था रोटी दो, यानी कि इनको खाने की तकलीफ हो रही थी, युद्ध बंद करो, यानी कि युद्ध को बंद करवाने के लिए मांग हो रही थी, और अत्याचारी शासन का नाश हो, मतलब जो भी शासन चल रहा है वो बहुत ही बुरा चल रहा है, इस शासन व्यवस्था को खत्म करो, इसी बारे में बात चल रही थी। और आगे बढ़ते तो इत्यादि बहुत ही विशाल नारे लग रहे थे।
जार ने इन पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, लेकिन सेना ने पिछली बार जो गोलियां चलाई थी 1905 में, उसके वजह से सेना भी बहुत दुखी थी, इसलिए गोलियां चलाने से मना कर दिया। सरकार ने जार के सैनिकों से हथियार वापस मांग लिए। इस पर सेना ने भी कहा कि आप हमसे हथियार कैसे ले सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। जार ने ड्यूमा को भंग कर दिया और सोचा कि हम सारे कामों को संभालते हैं, लेकिन परिस्थितियां उनके कंट्रोल से बाहर हो गई थी और इस पर विवश हो गए बेचारे। और विवश होकर 12 मार्च 1917 को उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी, उन्होंने अपना पोस्ट छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद यही फरवरी की क्रांति थी। हालांकि इसको रूस में फरवरी की क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि पुराने कैलेंडर के हिसाब से ना यह क्रांति कब हुई थी, यह क्रांति 27 फरवरी को हुई थी। ये घटना 27 फरवरी को हुई थी, इसलिए इसको कभी कभार फरवरी क्रांति भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछे फरवरी क्रांति तो यही क्रांति को फरवरी क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि 13 दिन पुराना होता था। रूस का कैलेंडर कितना दिन पीछे चलता था? 13 दिन पीछे चलता था। तो इसीलिए यहाँ पर जो घटनाएं 7 या 8 मार्च को हो रही है, वह घटनाएं रूस में कब हो रही होंगी? 20 या 22 मार्च को हो रही होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कि केरेंस की तो सरकार तो खत्म हो गई, रोमनोव राजवंश खत्म हो गया, जार ने गद्दी छोड़ दी। गद्दी छोड़ने के बाद अब नया शासन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो नया शासक में केरेंस्की के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन किया गया। इस सरकार का मुख्य उद्देश्य जनतंत्र वैधानिक सरकार को बनाना था, मित्र राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध जीतना था और संपत्ति की रक्षा करना था। इस सरकार पर मेंशेविकों का प्रभाव था। इस सरकार ने जनता के समस्याओं का निवारण नहीं किया। देखिए वो कैसे कैसे काम कर रही है, वो जनतंत्र बढ़ा रही है, वो युद्ध लड़ रही है, वो संपत्ति की रक्षा कर रही है, लेकिन वो जनता की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है नहीं। तो अब इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, जनता का संतोष बढ़ता चला गया था। यहाँ पर वही कारण था जिसके वजह से 1917 की हुई फरवरी क्रांति में जो केरेंस्की को राजा बनाया गया था, ये राजा साहब भी हट गए और इनके जगह पर नया क्रांति हुई। उस क्रांति को भी हम लोग पढ़ेंगे तुरंत। चलिए अब शुरू करते हैं बोल्शेविक क्रांति। चलिए अभी हमने पढ़ा खत्म किया कि केरेंस्की की सरकार बनी। उसी समय रूस के राजनीतिक मंच पर लेनिन का आगमन हुआ। लेनिन ने जार की सरकार ने उसको निकाल दिया था और इसलिए वो बेचारा स्विट्जरलैंड में अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन जब मार्च 1917 की क्रांति हुई तो जर्मनी की मदद से वो रूस में पहुंचा और रूस में पहुंचकर जब उसने देखा रूस की स्थिति तो बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा कि रूस की क्रांति पूरा करने के लिए एक और क्रांति करनी पड़ेगी और उसने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम एकदम स्पष्ट कर दिया और पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया। और प्रोसेस बताकर उसने क्या कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने अप्रैल थीसिस नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसके अंदर भूमि शांति और रोटी के लिए अपने सहयोगी ट्रॉट्स्की की सहायता से मजदूरों को एकजुट करना आरंभ कर दिया। सेना और जनता ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि जो भी लोग थे वो सब चाहते थे कि क्रांति खत्म हो, विश्व युद्ध खत्म हो। और 7 नवंबर 1917 को रूसी कैलेंडर के हिसाब से 25 अक्टूबर होता है, उसको बोल्शेविक दल ने जबरदस्ती घुसकर राज्य के सारे रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र सबको हड़प लिया, सब पर अधिकार जमा लिया। और केरेंस्की बेचारा घबरा कर रूस छोड़ के भाग गया। रूस को छोड़कर भाग गया तो सत्ता की बागडोर किसके हाथ में आ गई? लेनिन के हाथ में आ गई। लेनिन को अध्यक्ष बनाया गया और ट्रॉट्स्की सरकार का विदेश मंत्री बना। इस प्रकार रूस का नवनिर्माण हुआ। तो ये आप देख सकते हैं रूस की बोल्शेविक क्रांति, सर्वहारा क्रांति या अक्टूबर क्रांति, आप इसको जो नाम देना चाहें वो क्रांति दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीके से संपन्न हो गई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे रूस की क्रांति के प्रभाव। चलिए अब लेनिन द्वारा किए गए कार्य पढ़ते हैं। लेनिन ने सबसे पहले युद्ध समाप्त किया, ये बहुत ही बड़ा कार्य था। जितने भी अंदरूनी शत्रु थे, जो भी अंदर से जो आतंक मचा रहे थे, उनको खत्म कर दिया। विदेशी शत्रुओं के साथ उसने संधि वंधि करके उनको भी खत्म कर दिया। आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए उसने नई आर्थिक नीति निकाली। नई आर्थिक नीति की वजह से पूरा का पूरा यूरोप का बदलाव आ गया, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात थी। नई सामाजिक सुधार के लिए उसने काफी ज्यादा काम किया, जैसे शिक्षा में सुधारा, नारियों का स्तर सुधारा, पूरे के पूरे रूस में अब बिजली की सप्लाई शुरू कराई, धर्म को कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता दी गई और नए संविधान का निर्माण कराया गया। रूस की नई संसद बनाई गई, ड्यूमा को बंद कर दिया गया, ड्यूमा की जगह क्या खोला गया? कॉमिंटर्न नाम की एक नई संसद का निर्माण कराया गया। ये सारे के सारे कार्यों का सम्मेलन है जो रूस यूनियन ने एक बार में किया था। लेनिन बहुत ही महान शासक के तौर पर देखा जाने लगा था इसके बाद।
लेनिन के बाद रुद का क्या हुआ? लेनिन के बाद स्टालिन के हाथ में सत्ता आई। लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई। लेनिन के बाद रूस का नेतृत्व स्टालिन के हाथ में आया। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का मंत्री था। स्टालिन का मतलब होता है लोहे का आदमी या लौह पुरुष। स्टालिन के समय में रूस में बहुत समस्याएं थी, लेकिन स्टालिन ने अपनी 3 पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश की सारी काया पलट कर दी। इसके टाइम पर जो हुई थी वो 3 पंचवर्षीय योजनाएं ज्यादा फेमस देखने को मिलती है। इनकी टाइम की जो पंचवर्षीय योजना थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिली थी। उसके बाद क्या हुआ? स्टालिन की मृत्यु 1953 में हो गई, मार्च 1953 में। उसके बाद उनकी सत्ता किसके हाथ में आई? रूस के अगले नेता निकिता क्रुश्चेव के हाथ में आ गई। उन्होंने उदारवाद की नीति अपनाई। फिर 1985 में सरकार किसके हाथ में चली गई? मिखाइल गोर्बाचेव के हाथ में चली गई। वो पार्टी के महासचिव बने। वो भी उदारवादी नेता थे। उनकी नीतियों की वजह से रूस की सत्ता में संघर्ष होने लगा और गणराज्यों में भी स्वतंत्रता की जो रूस के छोटे छोटे इलाके थे उनमें भी स्वतंत्रता को लेकर बहुत लड़ाइयां होनी शुरू हो गई। इसी को बात को लेकर गोर्बाचेव को पार्टी से हटा दिया गया और रूस धीरे धीरे आजाद हो गया। दिसंबर 1991 को सोवियत संघ पूरी तरीके से टूट गया और पूरी की पूरी तरीके से विघटित हो गया और इसके बाद रशिया का समापन हो गया। अब आप ये पूरे रूस का समापन देख सकते हैं। पूरा का पूरा मैप रूस को दिखा रहा है। चलिए, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, चैप्टर के बीच बीच से नोट्स उतार लीजिएगा। चैप्टर के खत्म होने के बाद आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स करा दिए जाएंगे।